है संपादकीय कर्मचारियों के गुण, क्वालिटीज ऑफ एडिटोरियल स्टाफ। मैंने पहले भी आपको बताया था एडिटोरियल स्टाफ कौन होता है, जो न्यूज रूम में काम करता है और जो व्यूज रूम में काम करता है, जैसे सब एडिटर, सीनियर सब एडिटर, चीफ सब एडिटर, न्यूज एडिटर, उधर व्यूज रूम में असिस्टेंट एडिटर, एग्जीक्यूटिव एडिटर, एसोसिएट एडिटर, डिप्टी एडिटर, ये सब एडिटोरियल स्टाफ कहलाते हैं। जो एडिटोरियल मैटर को डील करता है वो एडिटोरियल स्टाफ कहलाता है। ठीक है, तो इसमें ये सब आ जाते हैं। न्यूज रूम सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट प्लेस होता है एडिटोरियल वर्क का, क्योंकि न्यूज रूम से ही अगर 36 पेज का अखबार है तो 35 पेज वहां से बनता है। ठीक है, उसमें विज्ञापन भी होता है, और एक पेज जो है वो व्यूज सेक्शन से बनता है, जिसको हम एडिटोरियल पेज कहते हैं, या कभी कभी एक ऑपेड पेज होता है जो व्यूज सेक्शन होता है, और कभी कभी पुल आउट्स होते हैं जो व्यूज। तो एडिटोरियल स्टाफ में मुख्य रूप से न्यूज एडिटर, चीफ सब एडिटर, सीनियर सब एडिटर, ये लोग आते हैं, और उधर व्यूज के भी आ जाते हैं, असिस्टेंट एडिटर, एग्जीक्यूटिव एडिटर, डिप्टी एडिटर। अब इनके क्या गुण होते हैं, तो हम न्यूज रूम को ही ज़्यादा केंद्र मानकर बात करते हैं आज। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अहम भूमिका मेजॉरिटी ऑफ वर्क न्यूज रूम से ही होता है, व्यूज रूम से कम होता है। और न्यूज़पेपर नाम है, व्यूज पेपर तो नाम ही नहीं इसका। व्यूज पेपर तो, व्यूज पेज तो एक मोनोटोनी ब्रेक करने के लिए होता है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो ये जो न्यूज रूम में जो काम करते हैं वो किसके लिए आंसरेबल होते हैं? सबसे पहली बात, उसका बॉस कौन होता है? ऐसे न्यूज़पेपर में बॉस करके नहीं कहते हम लोग, ठीक है ना। न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन में या मैगजीन में जैसे बॉस जैसा चीज़ नहीं होता जैसे सरकारी दफ्तरों में होता है। असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एक दूसरे से सबऑर्डिनेशन जैसा नहीं होता, या डिपार्टमेंट के क्लर्क्स, ये सब एक दूसरे को बाय नेम पुकारते हैं। एक ट्रेनिंग सब एडिटर भी न्यूज़ एडिटर को पहले नाम से पुकारता है। तो बड़ी अजीब सा कल्चर है। आप भी जाएंगे न्यूज़ रूम में तो आपको अचानक लगेगा, अरे इतना सीनियर आदमी को मैं सतीश कैसे बुलाऊं, इतना सीनियर आदमी को मैं देवेंद्र कैसे, देबू बुलाते हैं, देबू। जैसे क्रिकेट के खेल में मनिंदर सिंह भी सुनील गावस्कर को सनी कहकर पुकारता, ये नहीं कहता मिस्टर सुनील गावस्कर सर, ऐसे नहीं बोलते। उसी तरह इट्स जस्ट लाइक ए स्पोर्ट्स, कॉल देम बाय देयर फर्स्ट नेम, देयर निक नेम। लेकिन फिर भी किसी के प्रति कोई आंसरेबल होता है। ठीक है, आप जैसे इंटर्न ही होंगे तो आप किसी, आपका कोई बॉस होगा, किसी के लिए आप आंसरेबल होंगे। जवाबदेही कोई आपका काम भी देखेगा, आप आए कि नहीं आए ये भी देखेगा, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो ये भी देखेगा। तो किसी न किसी के लिए आप आंसरेबल होते हैं। वो आपके रिपोर्ट भी आगे भेजता है, और उस बेसिस पर आपका इंटर्न से ट्रेनी बनते हो, ट्रेनी से जॉब मिलता है, तो परफॉर्मेंस देखता है कि एक व्यक्ति होता है जिसको आपको अपना सारा काम का रिजल्ट देना है, तो उसको आंसरेबिलिटी कहते हैं। फॉर हुम यू आर आंसरेबल। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किसके लिए आंसरेबल हो, आपका इमीडिएट बॉस कौन है। ठीक है, ऐसे तो बॉस का बॉस भी होता है, लेकिन इमीडिएटली आपका कोई बॉस होता है जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होते हो। तो जैसे सब एडिटर है तो उसका भी ही इज आंसरेबल टू चीफ सब एडिटर। सीनियर सब एडिटर भी है तो चीफ सब एडिटर के लिए आंसरेबल है, क्योंकि चीफ सब एडिटर मैंने बताया था कि पूरे एडिटोरियल डेस्क की अध्यक्षता करता है, वही कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करता है। कॉपी आप एडिट करके उसी को वापस देते हैं, वही उसको चेक करता है, वही उसकी हेडलाइन देता है, वही आपके परफॉर्मेंस को भी जज करता है और आपके बारे में अनुमान लगाता है। इसलिए ज़्यादातर चीफ सब एडिटर, चाहे वो ट्रेनी सब एडिटर हो, चाहे सब एडिटर हो, चाहे सीनियर सब एडिटर हो, चाहे शिफ्ट इंचार्ज, सबके लिए चीफ सब एडिटर। और चीफ सब एडिटर के लिए, चीफ सब एडिटर न्यूज़ एडिटर के लिए आंसरेबल होता है। उसी न्यूज़ रूम में न्यूज़ एडिटर सबका प्रधान है। तो जो सब एडिटर हैं उसका प्रधान चीफ सब एडिटर हुआ, और चीफ सब एडिटर का प्रधान न्यूज़ एडिटर हुआ। ठीक है, तो न्यूज़ एडिटर आपका प्रधान का प्रधान हो गया, लेकिन सब एक ही रूम में होते हैं, इसलिए आप दोनों प्रधान को देखते रहते हैं कि आपके काम को चीफ सब एडिटर भी देख रहा है और न्यूज़ एडिटर भी देख रहा है।
न्यूज़ एडिटर इज द चीफ ऑफ द न्यूज़ रूम। न्यूज़ एडिटर के बारे में अलग से पढ़ाया जाएगा, चीफ सब एडिटर के बारे में अलग से विस्तार से बताएंगे, लेकिन अभी हम ओवरऑल एडिटोरियल स्टाफ के बारे में बता रहे हैं। एक अच्छा एडिटोरियल स्टाफ से आशा की जाती है कि वो बहुत अच्छा कॉपी तैयार करे, बहुत अच्छा कॉपी तैयार करे तो उसका बहुत अच्छा हेडलाइन बहुत अच्छा उसका इंट्रो दे, उसका हेडलाइन दे, ठीक है। सो यू आर जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ हेडलाइन दैट यू गिव इन योर स्टोरी। हेडलाइन देना एक कला है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं, बहुत सुंदर हेडलाइन इंटर्नशिप पर ही देने लग जाते हैं, उसकी एक छवि उसी समय से बन जाती है कि ये बड़ा अच्छा शीर्षक देता है, आकर्षक शीर्षक। शीर्षक का क्यों महत्व है? क्योंकि ज़्यादातर लोग अखबार का हेडलाइन ही पढ़ते हैं। आज किसी के पास इतना टाइम नहीं, आज का युवा पीढ़ी तो अखबार ही नहीं पढ़ता। आप लोग तो किसी दूसरे मीडिया में खोए हुए हो, लेकिन फिर भी जो भी पढ़ता है या ऑनलाइन अखबार भी पढ़ते हो तो ज़्यादातर लोग हेडलाइन पढ़ते हैं, क्योंकि सबके पास टाइम कम है। अब 36 पेज का, 35 पेज का, 25 पेज का अखबार है, कौन पूरा अखबार पढ़ेगा? यू रीड द हेडलाइन। सो हेडलाइंस को ही रियल ओपिनियन मेकर्स कहते हैं। हेडलाइन से ही ज़्यादा न्यूज़ मन में हमारे आता है, ये घटना घट गई, वो घटना घट गई। हेडलाइन रुचिकर है तो हम पूरा पढ़ते हैं, फिर इंट्रो पढ़ते हैं, और इंट्रो पर ही हेडलाइन भी बेस्ड होता है ज़्यादातर न्यूज़ में। तो एक अच्छा जो एडिटोरियल स्टाफ होता है वो अच्छा हेडलाइन देने की कला होती है, उसमें अच्छा इंट्रो लिखने की होती है। हालांकि पूरी कॉपी को अच्छा लिखे तो बहुत अच्छी बात है, तो इसके लिए उसके पास अच्छी भाषा होनी चाहिए। सो द क्वालिटी ऑफ एन एडिटोरियल स्टाफ इज टू हैव ए गुड कंट्रोल ओवर हिज लैंग्वेज। भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ये उसका बहुत प्रमुख गुण है। अच्छा हेडलाइन दे, अच्छी कॉपी बनाए, अच्छा इंट्रो दे, और इन सब के लिए अच्छी भाषा होनी चाहिए। जो जिस भी अखबार में, अगर अंग्रेजी के अखबार में है तो अंग्रेजी की उसकी वर्ड स्टॉक अच्छी होनी चाहिए, उसको ग्रामर का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। हालांकि जर्नलिज्म में एक दूसरे प्रकार का लैंग्वेज चलता है जिसको जर्नलीज कहते हैं, वो इंग्लिश ग्रामर ही है या हिंदी ग्रामर ही है, लेकिन थोड़ा सा उससे हट कर है, वो जरा सा करेंट ट्रेंड ऑफ लैंग्वेज उसमें चलता है, जबकि आप दूसरे चीज़ों में थोड़ा पुराने प्रकार का लैंग्वेज चलता है। लेकिन जर्नलिज्म में वेरी, बिकॉज जर्नलिज्म इज ए हॉट कॉफ़ी, लिटरेचर इज ए कोल्ड कॉफ़ी, कहते हैं ना, लिटरेचर इज ए कोल्ड चर्न्ड कॉफ़ी। वो ठंडा कॉफ़ी है और ये हॉट कॉफ़ी, उसके सारे न्यूज़ गरम गरम भाप फेंकते होते हैं, ठीक है। तो भाषा के बाद उसकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। पत्रकारों की, खास करके जो एडिटोरियल स्टाफ है, उसकी जनरल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको पता ही नहीं है। आजकल तो लोगों को पड़ोसी का भी पता नहीं होता है। क्लास में बैठे हैं, बगल के बच्चे का नाम नहीं पता होता कईयों को, ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं। मैं अभी परीक्षा लेके आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। आप दिल्ली, बम्बई जैसे गुड़गांव में चले जाओ, फ्लैट के बगल में पूछोगे कौन रहता है, दे डोंट नो, अवेयरनेस ही नहीं, किसी को मतलब ही नहीं, ऐसी स्थिति हो गई। लेकिन एक पत्रकार, एक न्यूज़ रूम में काम करने वाला, उसको सबकी खबर हो, चाहे रिपोर्टर हो चाहे सब एडिटर, अवेयर होता है, उसके पर्यावरण के इर्द गिर्द क्या चल रहा है उससे अवेयर होता है, होना उसको पड़ेगा, उसकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है। और जिसको इसमें आनंद आता है वही पत्रकारिता के लिए उपयुक्त व्यक्ति है। जिसको आनंद नहीं आता कि भाई मुझे क्या मतलब है, अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, मेरा क्या लेना देना है, मेरे को तो दोनों टाइम भोजन मिल रहा है, अच्छा वस्त्र मिल गया, अच्छी गाड़ी है, मैं घूम रहा हूँ, नहीं, यू हैव टू नो। सो जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स, आपका अपना क्षेत्र भी बटा है तो भी दूसरे क्षेत्र का भी आपको पता हो। और मज़ेदार चीज़ होती है कि जब हम नई नई चीज़ों को जानते हैं, देश विदेश की घटनाओं को बहुत रुचि से पढ़ते समझते हैं। इसलिए एडिटोरियल स्टाफ को बड़े बड़े अखबारों में 4-4 अखबार मुफ्त में दिया जाता है पढ़ने के लिए। एक मैगजीन दिया जाता है कि आपको 4 अखबार की तरफ से दिया जाता है कि आप हमारे कॉम्पिटिटिव न्यूज़पेपर्स को पढ़ के आइए। आपको दिया जाता है अखबार, मैगजीन दिया जाता है, नए नए को एक अखबार, एक मैगजीन दिया जाता है। बिकॉज यू हैव टू बी रिमेन अपडेटेड, यू रीड दिस न्यूज़पेपर्स। जिससे मेरा कंपटीशन है उसको भी पढ़ो कि वो कैसा लिख रहा है, और पढ़ो तो आप जनरल अवेयरनेस
आपकी अच्छी होनी चाहिए, करंट अवेयरनेस आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद आपकी रिलेटेड सब्जेक्ट पर भी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे सोसाइटी तो सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स तो पॉलिटिकल साइंस, अर्थव्यवस्था अखबारों में बहुत चर्चा होती है इसकी, ग्रोथ रेट, बजट, रेलवे बजट, यूनियन बजट, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, ये सब क्या इकोनॉमिक इश्यूज है। 7th plan, 8th plan, 10th plan, 12th plan, so these are economic issues, so you should read the economic books also, the books of Indian economics, Indian economic problems। उसकी किताब है, बहुत पॉपुलर किताब है, दत्त एंड सुंदरम की किताब है, डेविड एंड वर्मा की किताब है। उसी तरह सोशियोलॉजी में कुछ बड़े जनरल इंटरेस्ट के फेमस बुक हैं, पॉलिटिकल साइंस के कई बड़े फेमस बुक हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पर डी बसु की किताब। तो ये सब इसलिए पढ़ाया जाता है पत्रकारिता। यू शुड बी अवेयर ऑफ नॉट ओनली गुड लैंग्वेज बट ऑल्सो सोशल साइंसेस, जो समाज से सीधा जुड़ा है। सोशल साइंसेस उसी को कहते हैं ना, ह्यूमैनिटीज, उसका भी हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जर्नलिज्म में समथिंग ऑफ एवरीथिंग, यू आर जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ वन, एंड दैट वन इज लैंग्वेज। पहले कहते थे इसको लैंग्वेज कहते थे, आजकल थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है कि स्पेशलिस्ट है वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का, वो इकोनॉमिक जर्नलिज्म का, वो पार्लियामेंट्री जर्नलिज्म का, लेकिन उसको भी कई अखबार वाले नहीं मानते, उसमें पोर्टफोलियो चेंज करते रहते हैं। सो घूम फिर कर आज भी भाषा ही सर्वोपरि, आपको एक बीट में नहीं छोड़ेंगे वो, कई अखबार है। नहीं भाई ये अभी पार्लियामेंट्री बीट कवर कर रहा है, अब इसको कैंपस बीट में दे दो, ये बहुत दिन से कैंपस कर रहा है, इसको जैसे मिनिस्टरों का पोर्टफोलियो बदलता रहता है ना। मैं मास कम्युनिकेशन का टीचर हूं तो ऐसा नहीं कि मेरे को फिजिक्स का टीचर बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आप कैंपस देख रहे हैं तो आपको वो आर्ट एंड कल्चर में भी दिया जा सकता है, स्पोर्ट्स में, तो ये परिवर्तन किया जाता है, उसके कुछ महत्वपूर्ण कारण होते हैं। इसलिए जर्नलिस्ट आर जनरलिस्ट, यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ वन, एंड दैट वन इज लैंग्वेज। को नॉलेज ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, जो सोसाइटी से रिलेटेड सब्जेक्ट है, उसका नॉलेज होना चाहिए। यू शुड हैव नोज फॉर न्यूज, खबर सूंघने की क्षमता, ये सब एडिटर में भी होना चाहिए, मतलब एडिटोरियल स्टाफ में भी होना चाहिए और रिपोर्टर्स में भी होना चाहिए। नोज फॉर न्यूज का मतलब क्या होता है? खबर सूंघने की क्षमता। खबर को सूंघना एक होता है ना, जैसे बिल्ली होती है वो सूंघ लेते कि आपके घर में क्या बन रहा है, उसको पता चल जाता है, कुछ खास प्रकार का चीज बनता है तो वो घूमती रहती है। मच्छी जो वो होता है बगुला, वो मछली को सूंघ लेता है ऊपर से ही, 50 फीट ऊपर से जानता है कि इस तालाब में मछली है, तो स्मेल कर लेता है वो। उसी तरह आपको खबर को सूंघने की क्षमता, जहां खबर है वहीं आप पहुंच। ये रिपोर्टर के लिए है, लेकिन सब एडिटर भी, उसके पास जितनी कॉपी आई उसमें पकड़ लेगा कि इसमें न्यूज है, इसमें न्यूज नहीं है, वो देखते पकड़ लेगा ये बकवास, दिस इज नॉट ए न्यूज एंड दिस इज द न्यूज एंड इट इज ए वेरी बिग न्यूज, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। तो वो उसके पास एक स्किल हो जाता है। उसके बाद फील फॉर सोसाइटी, समाज के प्रति एक फीलिंग्स होनी चाहिए। किसी के साथ कुछ घटना घट गई तो आप बहुत लोग सोचते हैं अरे भाई उसके साथ हुआ, मेरे को क्या लेना है ना। तैने की और मैंने की, बड़ी पुरानी कहावत। किसी के बगल में भी आग लग गया तो कहते हैं तैने की, है ना, मैंने की। और मेरे घर में आग लग गया तो कहते हैं तैने की। ये भावना नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रीय भावना, कि कहीं पर कोई घटना घटी है तो हमें ऐसा महसूस हो कि मेरे साथ ये घटना घटी। किसी बालक के साथ या किसी बालिका के साथ ही कोई घटना घटी है तो उसको फील हो कि मेरे साथ हुआ है, मेरे भाई के साथ हुआ है, मेरे बहन के साथ हुआ है, तब उसी को फील फॉर सोसाइटी कहते हैं। तो हमें क्या फर्क पड़ता है भाई, इतने लोग मर गए, मरे, रोज मरते हैं, इतना वो उसका फील, व्हाई पीपल डाई, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड। यू शुड हैव द क्यूरियोसिटी टू नो why this accident has taken place, why this railway accident has taken place and more than 200 people have died. You should have the curiosity to know the cause. उसका इतना अच्छा सिस्टम होता है, इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है, उन सब के बावजूद भी एक्सीडेंट हो गया
तो ये बड़ा विचारणीय विषय हो जाता है। उसके बाद द एडिटोरियल स्टाफ शुड नो द पॉलिसी ऑफ देयर ओन न्यूज़पेपर। ये बड़ी अजीब बात है, अखबार की पॉलिसी किसी को पता नहीं चलती, सूंघना होता है उसको। अखबार की या मैगजीन की जो पॉलिसी होती है वो बड़ी गोपनीय दस्तावेज होता है। किसी से आप पूछोगे कि क्या पॉलिसी है, तो इट इज अ बैड क्वेश्चन, इट इज एन एम्बारसिंग क्वेश्चन। जैसे किसी का सैलरी पूछ दिया, कहते हैं बेज ऑफ ए मेल एंड एज ऑफ ए फीमेल इज नेवर आस्क्ड, है ना, बहुत पुरानी कहावत। अब आधुनिक युग में तो सब बदलता जा रहा है, लेकिन पुरानी कहावत। तो उसी तरह द पॉलिसी ऑफ ए न्यूज़पेपर इज नेवर आस्क्ड, जिससे पूछोगे वो नाराज होगा। इसको भी समझना होता है। जो चीफ होते हैं उनको पता लग जाता है अखबार की जो पॉलिसी है कि हम किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैं, किसके अगेंस्ट हैं, या किस इकोनॉमिक पॉलिसी का समर्थन कर रहे हैं, या किस कल्चरल पॉलिसी का समर्थन कर रहे हैं। बहुत से अखबार में वेस्टर्न कल्चर को बहुत हाईलाइट करते हैं, बहुत में नहीं करते। हिंदी के और भाषा के अखबार में देखोगे इंडियन कल्चर को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, और अंग्रेजी के अखबार में वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा। तो ये भी एक पॉलिसी हुई। तो बहुत तरह की पॉलिसी होती है अखबार की, पॉलिटिकल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, सोशल पॉलिसी, कल्चरल पॉलिसी, रिलीजियस पॉलिसी। सो यू शुड नो द पॉलिसी विदाउट आस्किंग। लेकिन आप कॉपी एडिट करोगे, आपकी कॉपी जब कट जाएगी तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि इस तरह की न्यूज़ ज़्यादा सेलेक्ट हो रही है, इस तरह की न्यूज़ ज़्यादा रिजेक्ट हो रही है। तो यू विल स्मेल द पॉलिसी ऑफ योर ओन न्यूज़पेपर। रिपोर्टर्स भी समझता है, सब एडिटर्स भी समझता है, और चीफ जो हैं वो तो उनको तो पता ही होता है, क्योंकि वो बड़े कॉन्फिडेंशियली दे डिस्कस द सीनियर पीपल ऑफ। उसके बाद अखबार का एक स्टाइल सीट होता है। हर अखबार का अपना लिखने का एक अंदाज होता है, एक स्टाइल होता है। जब आप काम करेंगे, इंटर्नशिप पे जाएंगे, तो राइट फ्रॉम हेडलाइन टू डेडलाइन टू बाईलाइन सबका अपना अलग अलग स्टाइल होता है, ठीक है। भाषा का भी स्टाइल होता है। कई नई दिल्ली में नई में यह में बड़ी मात्रा देते हैं, कोई ई में ऐसे करते हैं, ठीक है। कोई गवर्नमेंट का जी छोटा लिखते हैं, कोई बड़ा लिखते हैं, कोई सारा डेजिग्नेशन छोटा लिखते हैं, कोई बड़ा लिखते हैं। ये अखबार की अपनी लिबर्टी के हिसाब से वो अपना स्टाइल शीट बनाते हैं। और जब आप नए आदमी को स्टाइल शीट सीखने में टाइम लगता है, बट जो ओल्ड टाइमर्स, जो पुराने एक्सपीरियंस्ड स्टाफ हैं, दे नो द स्टाइल शीट ऑफ योर देयर न्यूज़पेपर। और तो स्टाइल शीट के बारे में भी अलग से चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कि क्या होता है विद डिफरेंट एग्जाम्पल्स। बट ए गुड एडिटोरियल स्टाफ शुड बी अवेयर ऑफ द स्टाइल शीट। फिर उसको पेज मेकअप का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, न केवल कॉपी एडिटिंग का नॉलेज होना चाहिए, बल्कि मेकअप एडिटिंग, आजकल उसको पेजिनेशन भी कहते हैं। कंप्यूटर से पेज मेकअप करते हैं, पेजिनेशन। पेज मेकअप कैसे होता है इसका भी नॉलेज, क्योंकि ये भी एक एडिटोरियल क्वालिटी ही है कि आप कैसे सजावट करते हैं पेज में, ठीक है। कहाँ पर डबल कॉलम रखते हैं, कहाँ पर सिंगल कॉलम रखते हैं, किस तरह से, और न्यूज़ का भी ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं कि महत्वपूर्ण न्यूज़ को सुंदर बनाने के लिए नीचे कर दीजिए और घटिया न्यूज़ को ऊपर कर दीजिए। आपको न्यूज़ सेंस का भी ध्यान रखना है और सौंदर्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि दूर से अखबार का सौंदर्य ही दिखता है। जैसे कहते हैं ना फिजिकल अपीयरेंस, हम लोग सज धज के जाते हैं पार्टी में, फंक्शंस में, इंटरव्यू में, तो फिजिकल अपीयरेंस इज द फर्स्ट अपीयरेंस। Similarly, the page should appear good. It is not important to be good, it is equally important to appear good. तो appearance of the newspaper, जिसके लिए पेज मेकअप भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो पेज मेकअप करना आप पढ़ेंगे, कैसे पेज मेकअप करते हैं, उसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। फिर प्रैक्टिकली जब करेंगे तो आपको कई तरह की डिफिकल्टी आएगी, उससे कैसे निपटना है। उसको ग्राफिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए, ग्राफिक्स, एनिमेशन, क्योंकि आजकल एनिमेशंस भी काफ़ी होते हैं न्यूज़पेपर में, ग्राफिक्स यूज़ होते हैं, अलग अलग फॉन्ट साइज, इटैलिक, बोल्ड, डिफरेंट। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ, एक फुल पेपर होता है ग्राफिक्स। कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर का यूज़ ऑफ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर चलाने का ज्ञान, कंप्यूटर पर पेज मेकअप, कंप्यूटर पर एडिटिंग, कंप्यूटर पर इवन टाइपिंग। बहुत लोगों को टाइपिंग भी नहीं आती, लेकिन अब तो कलम से लिखने का ज़माना चला गया,
You have to type everything. So your typing speed, your editing skill, your makeup skill. उसके बाद प्रेस लॉज की जानकारी होनी चाहिए. क्वालिटीज ऑफ एडिटोरियल स्टाफ में ही शुड बी अवेयर ऑफ द प्रेस लॉज, बेसिक लॉज, लॉज ऑफ डिफेमेशन, लॉज ऑफ कॉपीराइट. कॉपीराइट एक्ट कहते हैं, कॉपीराइट एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, बहुत सा एक्ट है ना. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, ये सब नियम से आप अवगत हो. अगर किसी ने इसका उल्लंघन किया तो सब एडिटर उसको ठीक कर देगा. एडिटोरियल स्टाफ, अगर रिपोर्टर को नहीं पता है प्रेस लॉज तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उपसंपादक वैसा पत्रकार है जो पत्र को अंतिम आकार देता है. लास्ट गेट कीपर है एडिटोरियल स्टाफ. रिपोर्टर इज द फर्स्ट गेट कीपर, बट एडिटर, सब एडिटर इज द लास्ट गेट कीपर. उससे निकल गया तो फिर खबर छप जाएगी. तो इसीलिए उसको प्रेस लॉज की जानकारी, बहुत तरह के लॉ, भी मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए. तो ऐसा न्यूज छाप दिए जिससे डिफेमेशन सूट फाइल हो गया अखबार के ऊपर, तो बहुत अच्छी बात नहीं है, फिर बड़ा खतरनाक स्थिति हो जाती. इथिक्स ऑफ जर्नलिज्म का नॉलेज होना चाहिए, ये भी आपको पढ़ाया जाता है. इथिक्स, फैक्चुअलिटी, एक्यूरेसी, बैलेंस, ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस, कोई स्करिलस लैंग्वेज नहीं यूज करना, अभद्रता, ये सब इथिक्स में आता है. किसी की कॉपी ही कर लिए, प्लेगरिज्म, दीज आर वायलेशन ऑफ इथिक्स. ये एक्ट का भी वायलेशन. कई बार इथिक्स और लॉ में थोड़ा सा अंतर भी है. इथिक्स का मतलब मर्यादा, आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट. तो हमें इथिक्स पर भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए.